अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है बेटा, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप हैं ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। जी तो कैसा चल रहा है आपका अकाउंटिंग का सेशन? अभी तो ठीक चल। अच्छा, तैयारी सही चल रही है? असाइनमेंट सही बनी? यस सर। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने जब आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि मंडे को सबमिट करवानी है, तो बार बार स्टूडेंट्स क्यों पूछते हैं कि मंडे को सबमिट करवानी है या फिर थर्सडे को करवानी है, अगले मंडे को करवानी है? ये क्या तरीका है बेटा स्टूडेंट्स का? जी जी बेटा। जी बिलाल, दुआ, यस मंसूर, सर। तो ये बार बार क्यों पूछने की जरूरत पड़ रही है कि असाइनमेंट मंडे को सबमिट करवानी है या नेक्स्ट मंडे को करवानी है, कब करवानी है? और सर पूछ। एक्चुअली ना मुझे मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने आपका लास्ट लेक्चर नहीं लिया। ठीक है। अच्छा। तो मुझे आइडिया नहीं था कि आपने जो है क्या कहते हैं कब करवाने का कहा है। ठीक है, बस मुझे इतना था कि आपने असाइनमेंट दी है और अच्छा। रात को मैंने आपसे फिर पूछा तो आपने मुझे कहा था थर्सडे को सबमिट करानी है। तो अभी तो मतलब थोड़ी सी रह गई है जो मेरे क्वेश्चंस बाकी ऑलमोस्ट हो गए हैं। चलिए वो तो कोई बात नहीं है, मैंने तो थर्सडे कर दी है, लेकिन आप लोग जो है ना तैयारी नहीं कर रहे, मुझे उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा क्लास की तरफ से। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे प्रॉपर रिस्पांस दे रहे हैं और यस सर। सवाल भी हल कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से इतना कोई मुझे प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा। अब उसका मैं क्या 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 कर सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर तो जितना मेरे से हो सकता है उतना तो मैं कर रहा हूँ। आपको यस सर। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ क्लास के अंदर वो मैं करके दे रहा हूँ, प्लस ये कि आपकी तरफ से एफर्ट चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ से। अब वो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों के घर आके तो नहीं पढ़ा सकता, जितनी मेरे पास कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की। वो आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज मेरे से पूछ लेता है तो मैं उसे बता देता हूँ। कोई मुझसे ऐसा जी सर सवाल ऐसे करता है ही। जो मैंने लेक्चर में क्लियर किया हुआ है तो मैं उसे कहता हूँ लेक्चर देखिए। लेक्चर अगर नहीं देखा और वो आके मुझे कहेंगे कि ये सवाल हल कर दें, तो इट इज नॉट गुड फॉर देम। यस तो सर। आई होप कि आप लोग इस चीज को देखें कि आप लोगों की अकाउंटिंग की बेस खराब हो गई ना, तो आगे आपने 3-4 कोर्स और पढ़ने हैं। अगर ये एग्जैक्टली बेस सर। नहीं बनेगी। सर एक्चुअली सीन ये है कि मतलब मुझे जो लगता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स को सही समझ नहीं आ रहा कि मतलब करना कैसे है ना। तो आप थोड़ा सा और उनको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लाइक हाउ टू डू इट। बेटा बात पता है क्या है, दुआ, आप यस सर। अगर आप अपनी बात करें आपको समझ आ रहा है? यस सर सर ये आ मेरी रहा है। ग्रीन मैं कैंडल। दो दो दफा मैं लेक्चर्स आपके बाद में भी सुनती हूँ तो आ रहा है मुझे समझ। आपको आज आपको समझ आता है ना? बात ये है कि मैं एक चीज यस समझा रहा सर। हूँ और बड़ी डिटेल में समझा रहा हूँ। अब एक यस सर। स्टूडेंट अगर उसको सवालों को अटेम्प्ट नहीं करता या बुक खोल के यस नहीं सर। देखता, तो उसको मैं नहीं फोर्स कर सकता, वो खुद ही वो जो है वो अपना रिजल्ट का जिम्मेदार होता है। एग्जैक्टली सर यही बात है। अगर सर आपको मेजोरिटी देखें। स्टूडेंट्स तो सर ये मतलब प्लीज मेरी कैंडल एक्चुअली करवा देना, मैं इधर कॉन्सेंट्रेट शॉर्ट के की साथ है। नहीं ले सके। जी अच्छा दी, ओके। जी दुआ बेटा, क्या बात कर रही थी आप? सर ओके। मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो मतलब सीधी तरह से कंसंट्रेट नहीं करे। जैसे अब हम मतलब अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि मेरा लेक्चर है, मैंने सारे काम छोड़ के तो पहले लेक्चर्स दोनों अटेंड करने हैं अपने। लाइक अभी मेरा अकाउंटिंग है फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का है। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं कि लेक्चर ऑन कर लिया, बाद में रिकॉर्डिंग समझ ली, फिर जो उनकी जो क्यूरीज होती हैं वो फिर वैसी की वैसी रह जाती है ना समझ आता है। जब अगले दिन क्विज होता है तो वो फिर पैनिक हो जाते हैं, ऑब्वियस बात है। तो टाइम पे आप काम नहीं करेंगे तो यही सीन होता है। तो फिर अब ये इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना है यस कि सर अगर आपका कोई कसूर नहीं है। स्टूडेंट्स अगर खुद कंसंट्रेट नहीं कर रहे और बाद में वो यस कहें सर। कि सर ने इतना ज्यादा कोर्स, देखो बात ये है कि अकाउंटिंग अगर आपने डेली नहीं की ना, या आपने एग्जैक्टली। वीक में जो पढ़ाया वो नहीं पढ़ा, तो आपको एट द एंड समझ कुछ नहीं आएगा। तो अब ये है कि
मेरी तरफ से मैंने आपको सवाल हल करके दे दिए हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो मैं फौरी तौर पे आप लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं अगर मैंने लेक्चर में करवानी है तो वो मैं उसमें करके दूंगा। अब ये देखें जी, मैंने आप लोगों से काफी देर पहले से पूछा हुआ है कि मुझे ये बताएं कि मैं कौन कौन से तीन सवाल हल करके दूं। मुझे सिर्फ एक बंदे ने रिप्लाई किया है, क्या उसके ऊपर सारों का कंसेंसस है कि मैं वही लेक्चर अब जो है वो वही तीन सवाल अपलोड कर दूं, या तो कोई और सवाल आप समझना चाहते हैं? जी बेटा, क्या बात करें बेटा? तो अब मुझे ये बताएं कि मैं उस सिलसिले में मैं इसको और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। सर आप लास्ट टाइम गर्ल्स के ग्रुप में पूछ लें कि वो कौन से क्वेश्चन करने हैं। मैंने तो ये जो चैप्टर नंबर 5 का 3A वाला था ना, बस वो वाला आप समझा दें, बाकी तो हो गया था। बस आप वो 3A वाला समझा दें, बाकी आप पूछ लें गर्ल्स के ग्रुप में, या फिर अभी आप अनाउंस कर दें क्लास में कि जिसने पूछना, अगर कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, वो करवा दें आप फिर। ये अब आप सब सुन रहे हैं ना, तो अब खुद ही बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चंस करवाने हैं। और खैर अब ये है कि आपकी आज 10th क्लास है और 11th यस सर। क्लास में आपके दोनों चैप्टर्स का तो नहीं, चलो एक चैप्टर का मैं क्विज ले लूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? तो आपके चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट क्लास में क्विज है। आपने असाइनमेंट भी जमा अच्छा, करवानी है नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्विज भी आप लोगों ने सबमिट सर ये करवाना है। इन्वेंटरीज वाले चैप्टर का हमारा क्विज है, या जी फिर जी, जो दूसरा था ये कॉस्टिंग इन्वेंटरीज जो गुड्स? अभी हमने किया ना चैप्टर नंबर 6, इसी की ओ, बात कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये इसी की हम लोग जो है वो क्विज करेंगे। और इसके बाद क्या कहते हैं, ओके सर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखते हैं कि अब आगे हमने क्या करना है। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में से अभी तक? सर कोई जो होगा कैसे? सर बस वो जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे ना, जी वो बेटा। थोड़े से मुझे देख के थोड़े से अजीब लग रहे थे। ये जो कौन सिक्स, सा बेटा? ये सर एक्सरसाइज वाला 3 वाला और 2 वाला। नहीं, स्टेटमेंट वाले ये तो बहुत आसान है, जी सर। ये तो बहुत ये आसान सर है। वो बाद में मैंने आपका लेक्चर देखा था जब आपने 1 वाला क्वेश्चन कराया था ना। एक्चुअली मैंने आपका ना लेक्चर नहीं देखा था, तो फिर वो अच्छा। मैंने आपका 1 वाला जो क्वेश्चन देखा था उसके बाद हो गया था। हम्म, तो हो गया था जी ना, सर। तो इसमें कोई बड़ी जी सर। प्रॉब्लम तो नहीं आई। वो आसान से सवाल है, नहीं नहीं। उसकी लॉजिक समझ जाए ना तो आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं। अब लॉजिक समझने के यस सर। लिए उसको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक दफा उसको समझना पड़ेगा, और समझ के कि उसके अंदर हमें करना क्या है, हमने सिर्फ वो चीज देखनी है। अब आज के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए हैं, और इन 2-3 क्वेश्चंस के अंदर से हम क्या करेंगे कि आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट हैं, और आपका प्रॉब्लम सेट 5A भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़े से डिफरेंट सवाल जो हैं ये मैं आज करवा देता हूँ इसमें से, ताकि आप लोग इसको गो थ्रू कर लें। अच्छा देखें जी। दिख रहा है ये दोबारा नहीं। सर ये असाइनमेंट हमें कब से सबमिट करानी है, ये जो आपने बेटा ये बताई है हमें? थर्सडे को सबमिट करवानी है, ठीक है। जी। थर्सडे 2 बजे से पहले पहले सबमिट करवानी, क्लास से पहले आपने। और सर ये बता दें जरा, एक बार जरा बता दें, कंफर्म कर दें जरा कि क्या क्या करना है हमें असाइनमेंट में जरा। मैं आपको अभी असाइनमेंट जो है ना वो कंप्लीट बता देता हूँ, बेफिक्र रहें बेटा, डोंट वरी। जी क्लास का लेक्चर पूरा देखें, मैं इसमें तफसील से बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके सर। ठीक है अब्दुल बासित। अब्दुल बासित ने जी मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आज सुबह मुझे मिली है ना अब्दुल बासित। क्या बात है सर, क्या बात। शवेज, क्या बात है शवेज आप कुछ कह रहे सर थे? जी, राणा नवमी से भी आई हो। क्या हुआ रहमान, क्या बात की मैं बेटा? जी, वो मैंने कहा वो ना एक राणा नवमी के नाम से भी आई थी। वो भी कर लिए सेट मैंने, ओके हो गया। सारे हो गए हैं। अच्छा चलो। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि हम ये 2 सवाल हैं और इसको हमने हमने हल करना है अभी। तो पहला क्वेश्चन जो इससे पहले वाला है, मैं अभी उसको खोलता हूँ।
ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है ये प्रॉब्लम नंबर 6 का 4A क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4A और ये आपका प्रॉब्लम सेट 6 का है ये सवाल, और इसको अब हम हल करते हैं। तकरीबन आपके मिले जुले जो भी सवाल थे वो मैं सारे इसमें हल कर चुका हूँ। ठीक है, आपको मैं पहले वो हल करके दिखाता रहा हूँ। तमाम सवाल जो है वो आपस में एक जैसे ही हैं। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में हल किए हैं उसके साथ ये मिलते जुलते हैं। आज मैंने 2 क्वेश्चंस करवाने हैं आपको और ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो जब हम इनको कर लेंगे तो हमारी जो थोड़े से डिफरेंट सवाल अगर कोई आता है तो आपको आइडिया हो जाएगा हमने उसको हल किस तरह करना है। ये देखें जी, प्रॉब्लम नंबर 6-4A। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताएं कि आपको कोई पिछले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन हल करते हुए जो लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन हल किए थे, जो मैंने असाइनमेंट दिए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। जी बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले कोई पिछली प्रॉब्लम है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स। सर बात सुने। जी बेटा। सर ये जो 8 वाला क्वेश्चन था ना, वो जो करेक्ट और इनकरेक्ट, ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड वाला था, जी वो जरा एक दफा दोबारा से कॉन्सेप्ट बता दें। कौन ब्रीफ एक्सरसाइज में। ब्रीफ एक्सरसाइज, एक सेकंड रुकिए जी। जी सर। ब्रीफ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर 8 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर इन्वेंटरी डाटा फॉर ईस्टलैंड कंपनी वाज प्रेजेंटेड इन E66, ये वाला ही। यस सर। इसमें क्या है? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंटरी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग द एवरेज कॉस्ट मेथड। ये आपने डाटा सर पता कहां से लेना है? सर मेरी बात सुने, ये ब्रीफ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 में ब्रीफ एक्सरसाइज 6-8 है। जी सर। सॉरी, ये एक्सरसाइज नंबर मैंने बोल दी थी। अच्छा जी, ये है। अच्छा जी, फार कंपनी जी सर। रिपोर्ट्स नेट इनकम ऑफ 90,000 इन 2014. However, ending inventory was understated by 5,000, which is the correct and net income for 2014. वो कह रहा है कि बेटा कि आपकी नेट इनकम उन्होंने बताई है, ये देखिए नेट इनकम कितनी बताई है उन्होंने? 90,000 उसने बताई है। अब 90,000 में वो कहता है कि आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेट की गई थी। एंडिंग इन्वेंट्री को कितना कम लिखा गया था? 5,000 से एंडिंग इन्वेंट्री आपकी कम थी। यस सर। ठीक है, 5,000 कम थी। सपोज मैंने ये इसको समझाया था क्लास में भी कि CGS जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल, नहीं, फिर लेस करते हैं उसमें से। एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको ना, प्लस परचेजेस और इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर इसमें से हम करते हैं माइनस एंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है जी। अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंटरी है 10,000 की, उसके बाद आपने 90,000 की परचेजेस की हैं, ठीक है, कितनी हो गई टोटल? आपके पास 1 लाख। 1 लाख का स्टॉक आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। अब वो कहता है कि एंडिंग इन्वेंट्री सपोज अगर आपके पास 5,000 सपोज 15,000 थी, ठीक है जी, तो कंट्रोल यू, आपने एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो 10,000 में से माइनस कर दिया 15,000, तो ये आ गया आपके पास 85,000। ये यस अगर सर। ये सिनेरियो ये है। अब वो कह रहा है कि क्या हुआ है कि एंडिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड। अंडरस्टेटेड का मतलब है कम लिखी गई है, तो इसका मतलब ये है 5,000 में 5,000 इसमें और ऐड कर देंगे।
5,000 Yes, sir. इसमें और ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 20,000। और यहाँ पे टोटल आपका जो CGS आ गई, टोटल आपकी कितनी हो गई 80,000 की यहाँ पे आपके पास CGS आ गई। और 80,000 को आप माइनस करेंगे 90,000 में से तो 10,000 आ जाएगा। तो मतलब ये कि अगर आपकी इन्वेंट्री क्या कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री अगर आपकी अंडर स्टेट करेंगे तो आपकी नेट इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट आया है इसकी वजह से? नेट इनकम आपकी ज्यादा हो गई है या कम हुई है? मुझे ये बताएं, नेट इनकम ज्यादा हो गई है या सर कम वो हुई ज्यादा है? हो गई है, ज्यादा हो गई है ना? ज्यादा हो गई है। कम हुई। यस सर। ये देखो ना बेटा, यहाँ पे अगर 90,000 है आपके पास तो 90,000 में 85,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा नेट इनकम? 5,000 इज इक्वल टू, 5 अच्छा जी, नेट 5,000 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट इनकम देख लेते हैं जी कितना आ रहा है। 90,000 में से माइनस किया 85,000 तो ये आ गया जी 5,000। अगर यहाँ पे 85,000 की जगह पे अब यहाँ पे हम 20,000 करते हैं तो अब कितना हो गया 10,000 हो गया। तो अब अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर गया। तो अब नेट प्रॉफिट ज्यादा है तो 5,000 बढ़ जाएगा 95,000 होगा। तो शायद मैंने सवाल गलत किया भाई वहां पे क्लास में, ये मैंने किया ना हल कि नहीं किया? ये सर किया हुआ है तो मैंने सही किया सर, है ये गलत किया हुआ है। सर। उस मेथड से तो आपके जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही थी ना वो 5,000 आ रही है। अच्छा, और क्या हो गया? अच्छा, इसमें अब क्या होगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, अच्छा ये सवाल शायद मैंने गलत किया हो, मुझे आइडिया नहीं कि मैंने लास्ट टाइम में किस तरीके से इसको हल किया था, लेकिन मैंने मेरे ख्याल से समझाया आपको उसी तरीके से था। खैर, अभी आपको समझ आ गया है कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम लिखी होगी तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए जी, अगर एंडिंग यस सर। अंडर स्टेट कर दी 15,000 कर दी, 5,000 से अंडर स्टेट कर दी तो आपकी CGS बढ़ जाएगी। CGS बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगी तो ओरिजिनल वैल्यू पे आपका CGS जो है वो जितना ओरिजिनल होना चाहिए था उतना होगा और आपका जो नेट इनकम है या ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, व्हाट इज द करेक्ट नेट इनकम फॉर 2014? What effect if any will this error have on total assets as reported in the balance sheet at 31st December? अब इस एरर की वजह से बैलेंस शीट में क्या फर्क आएगा कि आपकी जो इन्वेंट्री लिखते हैं हम एंडिंग इन्वेंट्री वो अंडरस्टेट हो जाएगी 5,000 से। क्या होगा कि 5,000 वो इस साल में कम शो करवाएगा बैलेंस, लेकिन नेक्स्ट ईयर के अंदर ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा। तो दुआ आपकी प्रॉब्लम हल हुई? ये सर हो गई है सर। अच्छा, मतलब कि वो नेक्स्ट ईयर में जाके हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ना 5,000, हाँ वो जी, जिसमें वो इंक्रीज हाँ कर जी, देगा हो वो जाएगा। तो ओके, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि ओपनिंग इन्वेंट्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना एडजस्ट, तो यस सर। वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब ओके सर, ठीक हो गया। एक सवाल और आया हुआ था, मुझे एक स्टूडेंट ने किया था कि सर ये हम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 6(2) है एक्सरसाइजेस में से, इसका पॉइंट नंबर 5 और 6 है। अभी मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ऑन December 29 प्लैटिनम शिप्ड गुड्स विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 80,000 एंड अ कॉस्ट ऑफ 60,000 टू डिस्ट्रिक्ट सेल्स कॉर्पोरेशन FOB शिपिंग पॉइंट। क्या है जी कि प्लैटिनम ने कुछ सामान भेजा है जिसकी सेलिंग प्राइस है 80,000 की और उसकी असली कॉस्ट है 60,000 की, और उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो FOB शिपिंग पॉइंट पे थी। The goods arrived on January 3rd. The district sales has only ordered goods with a selling price of 10,000 and a cost of 8,000. अच्छा, जब हमें एंड पे पता चला तो ये हमें निकल के आई बात कि डिस्ट्रिक्ट और सेल्स वालों ने तो इतना बड़ा ऑर्डर दिया ही नहीं था। उन्होंने दिया था सिर्फ 10,000 रुपए की जिसकी मार्केट वैल्यू थी और उस प्रोडक्ट की जो CGS थी वो 8,000 थी। उन्होंने बहुत छोटा ऑर्डर दिया था, लेकिन हमारे एक मैनेजर को पता था ये,
उसने कहा अगर ये रखना चाहें तो स्टॉक रख लें, और अगर ना रखना चाहें तो ये हमें वापस भेज दें, ठीक है। और उसने अनएथिकल जो है वो बिहेवियर अपनाया था, जिसकी वजह से ये सेल नहीं थी। लेकिन अब होगा क्या कि इसकी वजह से फिगर्स थोड़ी सी बेहतर आ जाएंगी, लेकिन वो फिर सेल रिटर्न भी ये सामान आ जाएगा। खैर, अब इसकी हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है? इसकी ट्रीटमेंट होगी बेटा, सिर्फ ये हम 8000 को जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8000 की जो सेल थी वो हमारी हो चुकी है, ठीक है। 8000 को हमने सिर्फ अपनी सेल में डालना है, और उसके अलावा जो बकाया बचता है 60,000 में से माइनस करेंगे हम 8000। 60,000 में से माइनस किया हमने 8000 इज इक्वल टू 60,000 माइनस 8000, और ये आ गया हमारे पास 52,000। ये 52,000 का जो स्टॉक है ये हम अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर लेंगे। सेल हमारी सिर्फ 8000 की हुई है, और वो हम स्टॉक अपने स्टॉक में कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, ये 52,000 जो कि हमने एडिशनल भेजा था ये हमारा स्टॉक है, और हम इसको अपने स्टॉक में ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, इंक्लूडेड इन द count was 48,000 of goods that were part of the machine that the company no longer made। ऐसी मशीन के पार्ट्स पड़े हुए हैं 48,000 के, जो कि अब कंपनी ये नहीं बनाती। Given the high tech nature of the Platinum's product, it was unlikely that these obsolete parts had any other use। अब ये जो है ना पार्ट्स ऑब्सलीट हो गए हैं और अब ये दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। अब इसको मैनेजमेंट ने क्या किया कि स्टॉक में कंसिडर कर लिया और रिपोर्ट कर लिया। हम क्या करेंगे, अब इसको स्टॉक में से आउट कर देंगे, क्योंकि गैप जो है वो यही कहता है कि अगर आपकी चीज़ इस्तेमाल में नहीं आएगी तो आप उसको लॉस में कंसिडर करेंगे। तो ये 48,000 जो है अमाउंट, इसको हम अपने एंडिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। और अब हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं जी इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 4 है इसका। और अब इसको चेक करते हैं जी। कौन मेरे साथ कन्वर्सेशन करेगा जी इस सवाल के मुतालिक? जी बेटा, कौन रहेगा? अब्दुल बासित, अली जमाल? यस सर। चलें बेटा, दुआ, अब्दुल बासित, और इनमें से भी कोई आ जाए साथ मेरे। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं साथ साथ, ठीक है जी? ओके, द मैनेजमेंट ऑफ रेड रॉबिन कंपनी इज रीवैल्यूएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूजिंग इट्स प्रेजेंट इन्वेंटरी कॉस्ट फ्लो मेथड विच इज एवरेज कॉस्ट। अभी ये कंपनी एवरेज कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर रही है। दे रिक्वेस्ट यू योर हेल्प in determining the results of operations for 2014 if either the FIFO method or the LIFO method had been used। वो कहते हैं कि आप हमें LIFO और FIFO मेथड से इनके रिजल्ट्स निकाल के बताएं कि हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा, एक बड़ी मजेदारी की चीज दी हुई है उन्होंने, उसने हमें इन्वेंट्रीज दी हुई है, परचेजेस और सेल्स दी हुई है, ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है। फिर हमें उसने बताया कि ये परचेजेस जो है वो इस तरीके से की गई हैं, 1 2 3 4 4 क्वार्टर्स में, ये रेट्स हैं और ये उसकी अमाउंट्स हैं। फिर कहता है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इतने थे 147, और उसके बाद इनकम टैक्स रेट है जी 32%। ये हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। और उसके बाद हमें कहा गया जा रहा है कि हम उसके लिए क्या करें जी, हम इसके लिए कंपैरेटिव कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बनाएं फाइफो और लाइफो मेथड के लिए, और उसके बाद कुछ सवाल वो करता है उसको हम आंसर करें। तो अब हमें पता चल गया जी हमने लाइफो और फाइफो मेथड के हिसाब से जो है वो सॉल्व करनी है। ये जी किधर चले गए जी हम? जी, लाइफो और फाइफो मेथड के हिसाब से हमने ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जी अब इसको किस तरीके से करेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? जी बेटा, लाइफो और पाइपो आप लाइफो पापो
कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है हमने। और इनकम स्टेटमेंट की फर्स्ट आइटम क्या होती है बेटा, कोई किसी को पता है? सेल्स होती है। पहली होती है sales? सर बिगिनिंग इन्वेंटरी। सेल्स सर? जी बेटा, सेल्स होती हैं। पहली आइटम है जी इसकी सेल्स, फिर माइनस होता है इसमें से, माइनस क्या होता है बेटा? सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न। बेटा सेल्स रेवेन्यू लिख लिया है बेटा मुनीब, हमने लिख लिया है। माइनस क्या करते हैं इसमें से? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आती हैं चीजें? पहली आइटम क्या आती है? ओपनिंग सर इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंट्री। जी, प्लस करते हैं इसमें जो गुड्स हमने परचेज की होती है आगे, और जो सेल के लिए Purchase। होती है। लेस करते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंटरी को। ठीक हो गया जी, ऐसे ही है। सेल्स की Yes, अमाउंट हमें बता रहा है वो सेल्स कितनी हुई है। टोटल नेट सेल्स 8,65,000। 8,65,000 की हमारे पास टोटल सेल हुई है, फाइफो में भी और लाइफो में भी हमारी अमाउंट ये सेम ही रहेगी। यहाँ तक ठीक है? सर yes sir। अच्छा जी, अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने लगे हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमें वो बता रहा है कि आपने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग करनी है, लाइफो के लिए भी और फाइफो के लिए भी। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितनी बताई है उसने? ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितनी बता रहा है वो? ओपनिंग इन्वेंट्री दोनों केसेस में हमें बता रहा है 10,000 की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू उसने दे दी हुई है हमें कितनी? 22800। इधर भी हम यही लिखेंगे 22800। और एंडिंग इन्वेंट्री वो कहता है, ठीक है जी, परचेजेस की वैल्यू भी दे रहा है। परचेजेस हमें बता रहा है जी 5,78,500 और 5,78,500, ये दोनों हमें उसने बता दी हैं। और उसके बाद इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इसकी अमाउंट्स लिख लेते हैं। अच्छा, इससे एक चीज हमारी फाइनल हो गई कि लाइफो हो या फाइफो हो, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू वही होती है, परचेजेस की वैल्यू वही होती है। सिंपली Yes, हम sir। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जब वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी यहाँ पे चेंजेस आएंगी। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो कि हमने सॉल्व इसको किस तरीके से करना है। ये ले जी, ये थिक बॉक्स में मैंने क्लोज किया। अब सीजीएस हम कैलकुलेट करेंगे पहले, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री की हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब फाइफो में क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे हम लोग निकालेंगे? फाइफो के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे निकालनी है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लाइफो के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। लाइफो में क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कैसे निकालेंगे भाई, बताएं मुझे। देखें जनाब, सबसे पहले आपको बता रहा है बिगिनिंग इन्वेंट्री थी 10,000 यूनिट्स की। ठीक हो गया जी। परचेज कितने यूनिट्स किए आपने? वो किए 2,30,000 यूनिट आपने परचेज कर लिए। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए? ये मैं कहां से देख के लिख रहा हूं? सर ये दोबारा रिपीट करें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपके कितने यूनिट्स हैं, ये लिखे हुए ना यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। यस सर। उसके बाद परचेजेस कितने हुए यूनिट्स आपके? परचेज कितने हुए? 2,30,000 यूनिट्स टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। 2,30,000। अब आपके पास टोटल यूनिट्स कितने आ गए? 2,40,000। टोटल यूनिट्स इतनी हो गए ना सर। अब इसमें से लेस कर दें अगर सोल्ड यूनिट्स कितने हैं? एंडिंग यस सर। सोल्ड यूनिट्स कितने हैं? 2,25,000। 2,25,000 लेस किया 2,25,000 तो कितना हो गया जी एंडिंग? 2,25,000। वेरी गुड आ गया ना हमें। अब हमारे पास कितना आ गया? 15,000 15,000 की एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। 15,000।
एंडिंग इन्वेंटरी। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया 15,000 की एंडिंग इन्वेंटरी होगी। ठीक हो गया जी। तो अब मुझे ये बताएं सिंपल सी कि अगर मुझे फाइफो में 15,000 की एंडिंग इन्वेंटरी दी हो, मैंने 15,000 की एंडिंग इन्वेंटरी निकालनी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, तो मेरे पास कौन सी इन्वेंटरी आएगी? क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी इन्वेंटरी आएगी फाइफो के अंदर मेरे पास। ये देखें जी, फर्स्ट स्केड्यूल में हमने 60,000 यूनिट खरीदे हैं क्वार्टर के अंदर, सेकंड में 50,000, थर्ड में 50,000, फोर्थ में हमने 70,000 खरीदे हैं। इसके अलावा हमारे पास 10,000 ओपनिंग इन्वेंटरी के मौजूद थे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी के कौन सी यूनिट्स आएंगे? 10,000 पहले पड़े थे वो सर फर्स्ट ओपनिंग इन, ये जो पहले वाले हैं बिगनिंग वाले। बेटे फाइफो मेथड कर रहे हैं हम। कौन सा मेथड कर रहे हैं? फर्स्ट Beginning. इन फर्स्ट आउट मेथड। बस फर्स्ट इन आएंगे। फर्स्ट आउट मेथड में हम सेल सबसे पहले यूनिट कौन से करते हैं? जो फर्स्ट होते हैं हमारे पास पहले हाँ, होते तो हैं। 10,000 तो जो सबसे पहले हमारे सेल पास सबसे करेंगे। पहले होते हैं। हाँ, तो पूरा 10,000 Yes, सबसे पहले हमारे beginning. पास थे ना, तो हमने उनको सेल कर दिया है। तो अब मेरे पास बचे हुए कौन से यूनिट है जो अभी तक सेल नहीं हुए, वो बताएं उनमें से। 50 बेटा 15,000 कौन से वाले यूनिट्स है? उसकी प्राइस क्या है 15,000 यूनिट्स की? लेस जी क्लोजिंग इन्वेंटरी। बेटा एंडिंग इन्वेंटरी 15,000 यूनिट्स की है सर मेरे फाइफो पास। की बात कर रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की बात कर रहा हूँ कि एंड पे बचे मेरे पास यूनिट्स कौन से इसकी आप होंगे। यूनिट कॉस्ट पूछ रहे हैं। जी बेटा, मैं यूनिट कॉस्ट पूछ रहा हूँ उससे। सर इसकी 2.65। 2.65 होगा। वेरी गुड दुआ, वेरी गुड बेटा। इज इक्वल टू 2.65 यूनिट होगा इसकी। अब मुझे बताएं इसकी रीजन सर ये क्या आ है? गया 39750। दुआ इनके रीजन भी बताएं बेटा। सर ये हमने उसको माइनस करेंगे उसमें से, तो फिर हमारे पास लाइक वो वैल्यू आ जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कि 2.65 हमने क्यों लिया है? सर ये जो 70,000 में से हमारे 15,000 बच गए थे ना, तो इसकी जो अमाउंट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वेरी पास गुड, इसकी ये तो अमाउंट आ है, जाएगी। लेकिन अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। जब आप फर्स्ट इन जी फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं तो पहले जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा वो आपने सेल कर देना है। अब हमने सेल कितना स्टॉक किया? 2,30,000 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले 10,000 यूनिट गए, फिर ये 60,000 यूनिट गए, कितने हो गए टोटल? 70,000। फिर ये 50 गए, 70 प्लस यस 50 सर। कितने हो गए? 120। 70 120 के बाद प्लस 50 और सेल कर दिए। 1 कितना था पहले? 170 हो गए सर। 170 हो गया। 170 के बाद आपने यस टोटल 230 पे पहुंचना है। 170 के बाद आपने टोटल 230 पे पहुंचना है। तो 230 पे पहुंचेंगे किस जी तरीके यस से? सर। सॉरी 225 हमने सेल किए ना, सॉरी 225 हमने सेल किए। तो 225 के लिए हमने कितने और यूनिट सेल किए होंगे? वो हमने यहाँ पे 55,000 यूनिट्स यहाँ से लेंगे हम। तो बकाया कितने रह जाएंगे? 15,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15,000 यूनिट्स। 2.65 2.65। 2.65। और लाइफो में क्या करेंगे हम? लाइफो में भी 15,000 यूनिट्स है और इसका सर रेट अब क्या हम होगा? नीचे से ऊपर जाएंगे, इसका रेट होगा 2.30। 2.30 यहाँ पे मार खा गए ना 30। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार खा गए हम। हमारे यहाँ पे दो इन्वेंट्रीज बनती हैं। 10,000 एट द रेट ऑफ कितना होगा जी? 22.8 सॉरी 2.28 2.30 2.30। 2.30 कैसे हुआ भाई? बताओ जरा मुझे, जल्दी से जरा बताओ। 2.28 2.28 वाले जो है हमारे ओपनिंग इन्वेंटरी के 10,000 यूनिट्स और बकाया कितने रह गए? 5,000 यूनिट्स। उसका सर रेट बात क्या सुनिए, होगा? ये 2.28 कहाँ से आया है? जी, ये सवाल है ना। बिगिनिंग इन्वेंटरी को भूल गए हम, ओपनिंग इन्वेंटरी भूल गए हम। हमने यहाँ पे ऐड नहीं की ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, जी 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 जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये क्या आया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स
अवेलेबल फॉर सेल, ठीक हो गया। अवेलेबल फॉर सेल कितना हो गया जी, समझ आ गई? अब अब लेस की हमने, sir. अब FIFO में एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है 39750 और LIFO में कितनी होगी? सर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जी बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे, ओके इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हमारे पास कितना हो गया 34,300 इसकी एंडिंग इन्वेंटरी आ गई, ठीक हो गया जी। अब ये इसमें से ये -6,13,100 में से हमने माइनस करनी है ये अमाउंट्स नीचे वाली, और हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सर बात सुने। सोल्ड। जी बेटा सर ये आप अभी करा लेते हैं तो आप हमें 5 मिनट्स देंगे ये नोट करने के लिए, पहले हम समझ लें फिर उसके बाद नोट करेंगे, जी बेटा समझ फिर लें, भूलेगा नहीं ऐसे। जी ठीक है। ठीक हो गया जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास, मैं इसको येलो में कर देता हूँ, ये येलो में आ गई, और सेल्स भी आ गई मेरे पास, ये इसको भी मैं येलो में कर देता हूँ। सेल्स में से माइनस करते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, सेल्स माइनस 56,000, तो ये आ गया जी 33 लाख। जी बेटा मैंने कहा बेटा मैं पढ़ रहा हूँ जी। लेक्चर ले रहा हूँ सर का। बेटा आपकी आवाज आ रही है, जो पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, आपकी आवाज आ रही है बेटा, हमें पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये अमाउंट अगर सेल्स में से माइनस करें CGS तो क्या अमाउंट आती है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे बेटा, कोई बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट जी बहुत अच्छे बेटा, ग्रॉस सर, प्रॉफिट। इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 1,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं जी 1,47,000, ये दोनों में से हम निकाल देंगे। और ये क्योंकि हम सेपरेटली भी बना सकते थे, मैंने सेपरेटली बनाया है, पहले हम FIFO बनाते फिर LIFO बनाते, वो काम थोड़ा सा लंबा हो जाता। हम कंपैरिजन सर हम जब पेपर में क्वेश्चन आएगा हम भी ऐसे कर दें, मतलब सेपरेट ना बनाए ना। कोई इशू नहीं है, आप इसी तरीके से बना लें। अब ओके सर। अब ये आ गया जी 1,47,000, इसको माइनस किया हमने, तो इसको मैं दोबारा से कंट्रोल यू कर देता हूँ, अंडरलाइन किया, हमारे पास अमाउंट आ गई जी, माइनस किया ये 1,56,450, ये हमारा है जी कितना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर वो कहता है हमें एंड द कंपनीज इनकम टैक्स रेट इज 32%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर हम लोगों का जो सर ये 32% इसको हम चार्ज करेंगे जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे 47040। लेस टैक्स इज इक्वल टू 0.32 ऑफ दिस अमाउंट आ गया, ठीक है जी। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, ये आ गया जी 106,386 और 102,680। अच्छा जी, FIFO में हमारा जो नेट इनकम आ रही है वो आ रही है 106,386 और LIFO में जो नेट इनकम आ रही है 102,680 आ रही है, ठीक है। कौन सी नेट इनकम ज्यादा है, कौन सी कम है? FIFO की नेट इनकम ज्यादा है, LIFO की ज्यादा है, LIFO की कम। यस सर, और LIFO की कम है। कम है, ठीक है। FIFO की ज्यादा है। FIFO की ज्यादा है, वेरी गुड वेरी गुड। FIFO की ज्यादा है और LIFO की कम है, कम है। ठीक हो गया। सर ये 5 मिनट दे दें, हम उतार लें। करता है जी जी उतार लें इसको, जी बेटा 48320 करता है
48320 बेटा ये 1,51,000 हाँ, 230, हाँ जी। लिया है, 32% लिया है। सर ये एक दफा रिवाइज करा देंगे सारा। बेटा अब आपने इसकी ना वीडियो देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज होगा। इसकी वीडियो देखना बेटा, ठीक है। वो मैंने एक और सवाल करवाना है आपको और उसके अंदर भी टाइम लगेगा। अब तो आपने अब इसकी वीडियो जो है लाजमी देखनी, मैं आज ही भेज दूंगा आपको, रिवीजन उसमें हो जाएगी। अगर कोई छोटा सा पॉइंट है तो मुझसे पूछ लो, कोई फिगर समझ नहीं आ रही है कहाँ से आई है तो मैं अभी बता देता हूँ उसको, वरना ये रिपीट कर दूंगा तो काइंडली ये दोबारा बता दीजिएगा 48320 वाला। बेटा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये का आपके परसेंटेज कैसे निकाले हैं? बेटा ये सवाल में लिखा हुआ है कि 32% जो है ये इनकम टैक्स आपने निकालना है इसका। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास जी सर। आ गया 1,51,000 और 1,56,450। इसका हमने 32% लिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। कैसे भला, ये देखो 1,51,000, ठीक है, 1,51,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 0.32 से तो ये 48320 आ गया, ठीक है। समझ आ गया। सर ये लाइफो में जो 2.28 है इसका लाइफो बता में दें जरा। 2.28 आया कहाँ से? अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री जी हमारी सर। कितनी थी? ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000 यूनिट्स की, ठीक है, और उसकी टोटल वैल्यू लिखी हुई थी 22800। हमने क्या किया, सिंपली ये 22800 को डिवाइड कर दिया है हमने किससे, 10,000 से। 10,000 से डिवाइड किया 2.28 आ गया इसका रेट, ठीक हो गया। अगर हम ये रेट ना भी लिखते तो 22800 जो है ना इसकी वैल्यू लिखी हुई थी, ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10,000 यूनिट्स 22800। ओके हो गया। सर उसके बाद ये 5000 वाला भी बता देंगे, लाइफो वाला एक दफा दोबारा बता दें। 5,000 वाला यूनिट्स बेटा ये कहाँ से आए होंगे आपके ख्याल से? ये सर यही 5,000 तो यूनिट्स, ये 10 आपके 15,000 यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री के थे ना, ये लिखा हुआ एंडिंग इन्वेंट्री। तो जी एंडिंग इन्वेंट्री में 10,000 तो आपके पास आ गए हैं, बकाया 5,000 कौन से लेंगे हम? जो 10,000 के बाद आए थे वो 60,000 यूनिट्स आए थे, इसमें से भी 5,000 यूनिट्स आपके बच जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके हो गया। सर रिकॉर्डिंग से ही पता चलेगा ओके है कि नहीं अभी। क्यों अभी क्या मतलब है कि क्यों साथ साथ सवाल हल नहीं कर रहे थे? सर किया तो था लेकिन समझ नहीं आई मुझे। अच्छा चलो रिकॉर्डिंग देखिए, समझ ना लगे तो मुझसे दोबारा समझ लेना। रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग में एक फंक्शन होता ठीक है रिवाइंड और पॉज का, ठीक है। तो रिवाइंड और पॉज करके जरूर देखना है इसको। ये सर हो गया, आगे समझ। सर ओके करें सर आगे। ठीक है ना, रिवाइंड और पॉज करके इसको जरूर देखना है। रिवाइंड करके जो चीज समझ ना लगे उसको जरा गौर से देख लेना, वो फिर दिमाग में बैठ जाएगी कि ये काम हमने कैसे किया है, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा ये बाकी 4 इसके आंसर जो है ना वो आपने खुद करने हैं, ठीक हो गया। इसके नहीं सर पॉइंट जी थोड़ा रैम करें। बेटा ये खुद ही कर लोगे ना, ये आंसर इसके खुद ही देने हैं ना, ये मैं पहले करवा चुका हूँ। दो काम। सर असाइनमेंट भी पहले रहती है अभी तो आप बेटा ये देख लें। इसके आंसर खुद कर लोगे ना, ये इतने आसान है ना, ये मैं पहले लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ ना ये पार्ट्स, थोड़ा रैम इसलिए नहीं करें करवा सर। रहा, रहम ही कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में, मुझे बताओ। रैप कर दें। सर मेरी बात सुने, हमने ये स्टेटमेंट्स बना के जैसे उन्होंने दी हुई है 1 2 3 4 5, हमने इनके ऐसे स्टेटमेंट्स बना के इसके आंसर लिखने बेटा हैं। इसके आंसर्स लिखने हैं। विच कॉस्ट फ्लो मेथड FIFO और LIFO प्रोड्यूसेस द मोर मीनिंगफुल इन्वेंट्री अमाउंट फॉर द बैलेंस शीट एंड व्हाई? कौन सी मीनिंगफुल अमाउंट आपको देती है? FIFO मेथड देता है, LIFO मेथड देता है? 5 LIFO सर, देता है, LIFO 5 देता है, 5-4 LIFO देता है या FIFO देता है? लाइफ फुल लाइफ 5-4
FIFO FIFO देता है या LIFO देता है, बताएं जरा। सर FIFO I think FIFO FI देता है। सर FIFO देता है, पहले LIFO। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सर। अच्छा, वो क्यों देता है FIFO? क्योंकि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड है, वो सबसे पहले आएगा। FIFO मेथड देता है इसलिए कि वो जो भी आपने परचेजेस इस साल में की होंगी, जो लेटेस्ट परचेजेस की होंगी, उसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्टिंग आ रही होगी। ठीक है जी, पुरानी इन्वेंट्री जो है वो निकल गई होंगी। FIFO मेथड इसलिए देता है। Which cost flow method, FIFO or LIFO, produces the more meaningful net LIFO income and why? सर LIFO देता है। LIFO है। LIFO ठीक है, जो कि आप जो खर्चे आपने इस साल में किए हैं उसी को आपने डिडक्ट किया होगा, तो इसलिए ये LIFO है। इसी तरीके से बाकी सवालों के जवाब हैं, ये आराम से आप दे लेंगे। मैं पहले आपको करवा चुका हूँ ना ये। यस सर। ठीक है, अब ये एक और सवाल है, इसको हम करेंगे स्टोर लेजर कार्ड के तरीके से। ठीक है, स्टोर लेजर कार्ड का तरीका अभी तक हमने नहीं देखा था, ये बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर बता दें। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 65A है। 65A ठीक हो गया जी। 65A है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमने LIFO और FIFO के हिसाब से और वेटेड एवरेज के हिसाब से हमने ये सवाल हल करना है। तो हम इसको करेंगे पहले डेट, क्वांटिटी, अमाउंट एट द रेट ऑफ। सर आप इसका पूरा फॉर्मेट बना रहे हैं ना? जी, मैं पूरा फॉर्मेट के साथ समझा रहा हूँ आपको, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, और कंट्रोल V ये है जी, इसको कहते हैं स्टोर लेजर कार्ड, और इसमें इसको हम कर देते हैं येलो। सर पेज नंबर क्या है सर? बेटा ये देख लीजिएगा बाद में, अभी मुझे याद नहीं है पेज नंबर कौन सा। सर 3010। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा नहीं डार्क हो गया। बहुत ज्यादा ही हो गए। हाँ ये लो सर कोई नहीं पता चल रहा है। तो चल रहा है ना, चलो कोई नहीं, ये इसको लाइट कर। पता चला। अच्छा जी, ये जो पहला येलो में है ना, ये आपका परचेजेस है। FIFO परचेजेस, सेल समझ लो, या इशू कह देते हैं इसको। सेल्स, इसको परचेजेस की जगह पे रिसीव्ड भी कह देते हैं। बैलेंस, और इस जगह पे आता है हमारा बैलेंस। अच्छा जी, पहली अब देखें जी, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर हम बना रहे हैं। अक्टूबर 1 को हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। अक्टूबर 1 ओपनिंग इन्वेंट्री या बिगनिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे। बिगनिंग इन्वेंट्री 60 यूनिट्स की है, एट द रेट कितना है जी 24, और ये टोटल कितना आ गया हमारे पास 60 इंटू 24, ये आ गया जी 1440। ये हम कर रहे हैं किससे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। अक्टूबर 1 की हमारे पास बैलेंस आ गया। अक्टूबर 9 को हमने परचेजेस की हैं 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 26, और इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 26 3120। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अक्टूबर 9 को इसका बैलेंस क्या होगा बेटा? जी बेटा 180 कितना? 50 आएगा। 180 आएगा बेटा 50 कैसे आएगा? नहीं 60 अच्छा 60 आएगा पहले, 24 14 40। वेरी गुड मुनीब। और क्या आएगा यहाँ पे? 120। मुनीब बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, मजा आया, आपने इसका जवाब सही दिया।
अच्छा जी, अक्टूबर 9 को जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, मैं इसको कर रहा हूँ येलो के अंदर, ग्रीन, चलो ग्रीन कर देते हैं जी। अभी ये क्या हुआ है कि हमने अक्टूबर 9 को जो स्टॉक रिसीव किया था उसकी हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। अक्टूबर 9 को आके कोई मुझसे पूछता है कि आपके पास कितना स्टॉक है, तो मैं कह सकता हूँ जी मेरे पास 60 यूनिट है 24 रुपए की कीमत वाले और 120 यूनिट्स हैं 26 रुपए की कीमत वाले। अब अक्टूबर 9 के बाद अक्टूबर 11 आ गया। अक्टूबर 11 को हमें कहा जा रहा है कि आपने सेल किए हैं प्रोडक्ट्स 100 प्रोडक्ट्स। यूनिट्स को मेथड कौन सा हम इस्तेमाल करें? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब 100 हमने यूनिट्स को सेल करना है, तो 100 यूनिट्स कौन कौन से जाएंगे? पहले सबसे पहले कौन सा यूनिट जाएगा सर? ये 60 वाला, 60 वाला यूनिट 150 चलेगा 120 वाला, 120 वाला बेटा। 5 30 वाला फर्स्ट आउट मेथड है। 60 60 वाला जाएगा क्योंकि सर। 5 ये मेथड है, फर्स्ट इन 26 फर्स्ट आउट मेथड है। यस 60 यूनिट ये चले यस गए और बकाया कितने रह गए? सर बकाया 120। बेटा बकाया हमने कितने इशू करने हैं? और 120 100 सर 40 रह गए। वेरी गुड, 40 रह गए। तो 40 यूनिट्स और 40 की कॉस्ट क्या होगी एट द रेट ऑफ? सर 26। वेरी गुड वेरी गुड। ये बात हुई 26 ना, ये बात हुई ना, ये तो ये मजा आया ना इस चीज का। तो सर कितना? दोबारा बताइए आपका, जी बेटा, दोबारा बताइए कैसे हुआ ये? बेटा ये 60 यूनिट आपने 100 यूनिट सेल करने थे, 100 में से 60 आपने ले लिए 24 वाले, तो बकाया कितने बचेंगे? 40 यूनिट्स आप यहाँ 40 लेंगे, 120 में से ले लेंगे ना। यस सर। अब बकाया, अब स्टॉक बकाया कितना बचा है 40 बेटा? कैसे 40 सर बच 80 गए? बचा है। 80 80 यूनिट्स 26 बचे। के रेट पे 80 बचा है सर। 80 वेरी गुड 60 वेरी यार। गुड। 80 इंटू 26 2080। ले जी, अब मैं इसको कर रहा हूँ दूसरे कलर के अंदर ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने क्या किया। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर ली अक्टूबर 11 की। अक्टूबर 11 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है अक्टूबर 17। अक्टूबर 17 को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं 70 अगर यूनिट। परचेज कर रहे हैं 70 यूनिट्स आ गए एट द रेट ऑफ 27 इज इक्वल टू, इसका टोटल आ गया कितना? इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 1890 यूनिट्स। और अब हमारा बैलेंस कितना होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले? 30 सर एक 80 26 वाला होगा और एक 70 एट द रेट ऑफ 27 वाला। वेरी गुड। अब आ जाएगा उसके बाद 70 एट द रेट ऑफ 27 1890। अच्छा मेरे बच्चों, बात इस तरह है कि जो स्टॉक हम जैसे लेंगे ना उसको उसी हिसाब से हमने रिकॉर्ड करना है, ऊपर नीचे नहीं करना कि बंदा कहे यार ये 70 पहले लिख लेता हूँ 80 बाद में लिख लूंगा। तो लाइफ ऑफ फाइफो के अंदर ये गलती अगर कर दी तो आपका सवाल हो जाता है गलत हो जाएगा सवाल आपका, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो पहले लिया हुआ है उसी को आपने पहले सेल करना है। तो क्या पता आप 70 को सेल कर दें पहले और 80 वाले यूनिट्स आपको पड़े रहे, तो यहाँ पे आपका जो मेथड है वो टोटली गलत हो जाएगा। फिर आपकी अक्टूबर 27 को, सॉरी अक्टूबर 22 को क्या हो रहा है जी? आपकी सेल हो रही है कितने? सेल हो रही है 65 यूनिट्स की। इशू और यहाँ पे लिख देता हूँ, इशू कर दिया आपने। 65 यूनिट्स आप कौन से इशू करेंगे जी बेटा? 65 24 कहाँ से आ गया बेटा? सर ये गलत कॉलम में लिख दिया था। सही लिखा है मैंने। आप मुझे ये बताएं, ये मैंने इसको मिटा देता होता हूँ बेटा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 65 हम कौन से यूनिट सेल करेंगे? आप मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब। ये 80 वाले, ये 80 वाले सेल 80 वाले सर, करेंगे। 80 वाले 80 वाले में से 65 हमने सेल किए, क्योंकि 80 में ज्यादा है यूनिट्स और 65 कम है, तो हमारे यूनिट्स यहीं पे पूरे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको अब मिटा रहा हूँ। 65 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 26 और इसकी क्या वैल्यू आ गई?
1690 क्या हो गया 1690। अब यहाँ पे बकाया कितना स्टॉक बचेगा 15 15 एट द रेट ऑफ सर 15 26 26 का रेट है 26 26 एक मिनट 26 is equal to 15 into 26 ये आ गया जी 390 और इसके अलावा जो बकाया यूनिट्स बचे हुए थे हमने एज इट इज इसको लिख दिया। ओके हो गया यहाँ तक। अक्टूबर 22 का हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद आ गया जी अक्टूबर 25। अक्टूबर 25 को हम क्या कर रहे हैं परचेजेस कर रहे हैं 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28 इज इक्वल टू 80 इंटू 28 हमने किया तो 2240। तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे हम ये पहले दोनों यूनिट्स इसी तरीके से नीचे ले आएंगे और उसके बाद पहले 50 वाले लिखेंगे हैं 15 वाला लिखेंगे ना पहले। उसके बाद हम इसको इस तरीके से स्टॉक को नीचे लिख देंगे 80 वाले को और इस तरीके से हमारे पास इन्वेंट्री जो होगी वो अक्टूबर 25 को इन 3 आइटम्स की होगी। 26 रेट है जिसका 27 रेट है और 28 रेट है और आखिर में अक्टूबर 29 को क्या हो रहा है कि हम सेल कर रहे हैं 120 यूनिट्स 120 यूनिट सेल कर रहे हैं। लो जी 120 है 120 में सबसे पहले कौन सा सेल करेंगे 15 वाला सर 50 वाले और फिर 70 वाले 15 वाला भी हमने कर दिया उसके बाद 70 वाला भी कर दिया तो 70 वाला 17 कितना हो गया जी यूनिट 70 प्लस 15 85 और 120 में से माइनस करेंगे 85 तो कितना आ जाएगा यस सर ये आ जाएगा 35 यूनिट्स। तो 35 यूनिट्स हमने कौन से लेने हैं सर बाकी 80 वाले करेंगे 80 वाले में से लेंगे 35 80 वाले 35 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28 और इज इक्वल टू आ जाएगा 8 980 और बकाया कितना रह गया भाई ये रह गए 45 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28 और इसकी कॉस्ट आ जाएगी 45 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। ये आ गया हमारे पास 784 रुपीज का जो हमारे पास सॉरी ये ले जी ये मैंने इसको एक और कलर दे दिया। ये अब हमारे पास अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके पास टोटल परचेजेस कितनी है तो मैं बता सकता हूं कि हमने टोटल परचेजेस कितनी की हैं। टोटल परचेजेस के लिए हमें इन तीनों अमाउंट्स को या इस सारे का जो हमें एक सबमिशन लेना पड़ेगा। जितनी भी अमाउंट्स यहाँ पे आएंगे हम उसको सारे को ऑटो सम कर देते हैं तो ये हमारे पास इसका टोटल परचेजेस आ गई। अब सीजीएस निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इस तमाम कॉलम का जो है वो टोटल लेना पड़ेगा। इन सारों को ऐड करूंगा तो मेरे पास सीजीएस आ जाएगी। ठीक है जी 7430 सीजीएस मेरी आ गई। लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे सिर्फ ये अमाउंट चाहिए जो एंड पे क्लोज में करके रह गई है 784 ये 784 आ जाएगी। ले जी हमारा ये FIFO मेथड जो है हमने बड़ा आसानी से कर लिया है। अब FIFO मेथड के बाद हम क्या करते हैं हम ले लेते हैं जी LIFO मेथड। ठीक है जी LIFO मेथड ले लेते हैं और अब हम LIFO की तरफ आते हैं। LIFO को कर लें या फिर वेटेड एवरेज कर लें इनमें से एक मेथड हो सकता है। अभी वो बस टाइम थोड़ा सा सर LIFO कराते हैं LIFO कराते हैं सर Weighted average कर लेंगे? वेटेड एवरेज सर वेटेड एवरेज कर लेंगे आप ये LIFO वाला कराते हैं सर लाइफो ही कराएं LIFO कर लिया जी हमने LIFO कर लिया। LIFO में ओपनिंग स्टॉक और पहली परचेजेस सेम होंगी। ठीक हो गया ठीक हो गया
यस सर। लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारा ये सेम होगा। अब अक्टूबर 11 पे जाके बात आएगी। अक्टूबर 11 को जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल कितने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, 100 यूनिट्स हमने करने हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आखिर में हमारे पास कौन सा स्टॉक आया है, बताएं बेटा। 120 हम वाला। करेंगे 120 वाले को। तो हमने सेल कितना करना है, 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स हो रहे हैं ना सर, 100 सेल। करना है, इसमें से 20 तो बच 100 जाएंगे। इसमें पूरा हो जाता है ना, 120 में से 100 पूरा हो जाएगा। तो 26 के हिसाब से हमने सेल किया तो कितना हो गया। नो सर, 20 बचेंगे। ओहो, 100 यूनिट्स हमारा यहाँ से पूरा हो गया ना, 120 में से निकाल लिए 100 तो हो गए ना पूरे। सेल के लिए 100 Yes, यूनिट्स sir. हमें यहाँ से चाहिए थे, वो पूरे हो गए। अब हमारे बकाया कितने बचेंगे, बकाया में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर 60 वाले और 20 वाले बचेंगे। 60 वाले पहले लिखेंगे एट द रेट ऑफ 24 और उसके बाद 20 वाले। 1440, और फिर हम नीचे लिखेंगे 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 26 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 520। ऐसे हो गया जी। ये थी जी अक्टूबर 11 की हमारी कारस्तानी, या हम इसे कहेंगे जी हमने अक्टूबर 11 को ये सेल किया है। अक्टूबर 11 के बाद फिर हम अक्टूबर आगे 17 पे, और अक्टूबर 17 को हमने परचेजेस करनी है 70 यूनिट्स की। 70 एट द रेट ऑफ 27 और इज इक्वल टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपली हमारे पास आ गया आंसर 1890। अब बैलेंस में हम क्या लिखेंगे, पहले ये दोनों आइटम्स और उसके बाद ये जो तीसरी हमने परचेज की है इसको हम एंटर कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमने इस तरीके से इसका कलर भी चेंज कर देना है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। अब ये हमने स्टॉक ले लिया, तो अब हमारे पास ये 3 डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स पड़े हुए हैं। अक्टूबर 17 के बाद अक्टूबर 22 को हमारी ट्रांजैक्शन होती है, और वो ट्रांजैक्शन क्या है जी, 65 यूनिट सेल करते हैं। अब 65 यूनिट्स हमारे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की वजह से हमारे कहां से सेल हो जाते हैं, 70 में से पूरे हो जाते हैं 65 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 27। 65 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 27 अगर हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 1755 रुपए की टोटल हमने सेल की। ये एज इट इज हम लोगों ने इसको, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये जरा गौर कीजिएगा चेंज कहाँ पे आएगी। ये 70 की जगह मैं अब सिर्फ 5 कर रहा हूँ, और ये हमारे पास टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आ गया। 70 माइनस 65 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स रिमेनिंग। ठीक हो गया जी, ओके हो गया। अक्टूबर 22 का, अक्टूबर 25 का, यस सर, अक्टूबर 25 को हम परचेज कर रहे हैं यूनिट्स 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28 इज इक्वल टू आ गया जी 80 शिफ्ट इनटू 28 हमने किया तो ये 2240। और ऑब्वियसली जब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं, साथ में इसको यूनिट्स भी हमने ऐड कर लिए। ठीक है जी। अब हमारे पास ये स्टॉक जो है ना वो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। क्या हुआ, ये स्टॉक हमारे पास काफी ज्यादा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे जी, अब लास्ट में हमारी ट्रांजैक्शन आएगी अक्टूबर 25 के बाद अक्टूबर 29 की ट्रांजैक्शन आती है। अक्टूबर 29 की ट्रांजैक्शन आ रही है जी, वो कहता है जी सेल कर दी आपने 120 यूनिट्स। ले जी, अब 120 यूनिट्स को हम पूरा करेंगे तो सबसे पहले कौन से यूनिट्स जाएंगे जी बेटा, 80 वाले यूनिट जाएंगे ना, क्योंकि सबसे लाइफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। यस सर, उसके बाद ये 5 यूनिट ये भी चले जाएंगे। 5 वाले कितने हो गए, 85 हो गए। 120 यूनिट करना है, 85 प्लस 20 15 भी चले जाएंगे। कंट्रोल सी ये भी चले जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल, 105 हो गए। अब हमें 15 यूनिट्स और चाहिए। 15 यूनिट्स कौन से लेंगे, 15 एट द रेट ऑफ 24। वेरी गुड, 24 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो अभी क्या आ गया 15 into 24, ये आ गया जी हमारे पास 360 का। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा हमारे पास, यस सर
60 minus सर 15 45 is at equal the to rate of 45 units at the rate of 24 और उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये ले जी, ये एंड पे हमारे पास जो है ये हमारा निकल के आया। अब इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग परचेजेस की कॉस्ट देखेंगे, उसके बाद सीजीएस को देखते हैं और उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री देख लें। इन्वेंट्री देखते हैं जी कितनी है। एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास नजर आ रही है जी 1080 और इसको हम समीशन ले लेते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ऑटो सम 7610 और उसके बाद एट द एंड हमने इसका ऑटो सम लिया तो हमारे पास परचेजेस की भी वैल्यू आ गई। ले जी, ये हो गया आपका लाइफो और फाइफो और वेटेड एवरेज का भी मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक हो गया जी। कंट्रोल सी और उसके बाद ये लें जी, वेटेड एवरेज का भी देख लें, ये आ गया जी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो ब्रीफ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है उसका लाइफो मेथड भी ऐसे ही होगा? जी बेटा, जो भी क्वेश्चन में होगा ना मुझसे आप फिर अभी सवाल मेरे सामने नहीं है तो हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, सेम ही ऐसे ही होगा। सेम ही ऐसे ही होगा। फिर अगर वो इसी तरह का सवाल है तो इसी तरह ही करेंगे हम। ले जी, आपके पास ओपनिंग स्टॉक थी, बिगनिंग इन्वेंट्री और उसके बाद आपने कर ली परचेजेस। अब एवरेज वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने दो आइटम। जी बेटा जी 60 और ये 120 को हमने दोनों को ऐड कर देना है। ये कितना हो गया? 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 हो गए। टोटल क्वांटिटी को हमने ऐड कर दिया और अमाउंट को हमने ऐड करना है। अमाउंट क्या है जी? ऐड करके डिवाइड कर देना। 1440 प्लस 3120। मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी आ गई रेड वैल्यू और ये हमारे पास आ गई येलो की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी 180। अब हमारे पास मामलात क्या है कि हमने इसका रेट निकालना है। रेट किस तरह निकलेगा? रेट के लिए हमें अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा 180 क्वांटिटी से। तो हमारे पास ये आ गया 25.333। अक्टूबर 9 की ट्रांजैक्शन ये थी। अब अक्टूबर 11 की ट्रांजैक्शन देखते हैं। अक्टूबर 11 को कहता है जी सेल हो गए यूनिट्स। कितने यूनिट सेल हो गए जी? 100 यूनिट्स हो गए। तो रेट क्या होगा? रेट होगा जी 25.3333 और इज इक्वल टू उसकी अमाउंट कितनी आएगी? इसकी अमाउंट आएगी, ये ले जी अमाउंट निकल आई। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा जी? वो 80 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 25.3333 और इज इक्वल टू उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी दोनों को। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 2026। अक्टूबर 11 के बाद अक्टूबर 17 को हमारी परचेज हो रही है, परचेजेस हो रही हैं। परचेजेस कितनी हो रही हैं जी? अक्टूबर 17 को 7 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 27 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और ये हमारे पास आ गई 1890 की वैल्यू। ले अब हमें क्या करना है? हमें सिंपली वही स्टेप जो हमने पहले किया था, क्वांटिटीज को ऐड करना है। 80 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो गया? 150 और उसके बाद हमने ऐड करना है 2026 के साथ किसको? अमाउंट को 1890 को, तो आ गया 3916। अब सिंपली क्या करेंगे? 3916 को डिवाइड करेंगे 150 तो एवरेज रेट आ गया 26.1111। जी बच्चे, सर मेरी अटेंडेंस लग जाए सर ये सेल में जो है। जी बेटा। एक्सक्यूज सर, ये जो सेल है ये 100 आ रहा है। हाँ ठीक है, इसे 35 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, 35 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बेटा?
सर क्योंकि वो उसका यूनिट कॉस्ट रेट है, सेलिंग प्राइस में। 25.33 है रेट, 35 कहाँ से रेट आया? सर नहीं, हाँ 35 कहाँ है? थर्ड सर ये साइड पे देखे ना आप, हाँ एक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे। वो उसकी जरूरत जी नहीं जी है हमें। मैंने कहीं पे भी सेल का रेट देखा है? यहाँ पे सेल की वैल्यू हमने जो जो भी यूनिट प्राइस सेलिंग प्राइस होगी हमने उसको कंसीडर नहीं करना। स्टोर लेजर कार्ड के अंदर हमने सेलिंग प्राइस को कंसीडर नहीं करना। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत ही जबरदस्त इसका आंसर हमने कर दिया। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, अब ये इसको बकाया आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपकी असाइनमेंट के मुतालिक मैं बता दूं, असाइनमेंट में आपकी ब्रीफ एक्सरसाइजेस की मैंने आपको वीडियो दे दी हुई है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप तमाम की तमाम ब्रीफ एक्सरसाइजेस हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस में भी आपको मैंने 4-5 सवाल करवा दिए हैं लास्ट क्लास के अंदर, और उसी के साथ के सवाल आपके पास वहां पे मौजूद है। आपकी एक्सरसाइजेस का सेट भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक हो गया? और उसके अलावा आपने 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इधर से भी करने हैं आपने। इन 5 क्वेश्चंस में से मैंने 2 सवाल आपको करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी आपने प्रैक्टिस जितनी करनी है आप करें, लेकिन इसमें से भी आपने प्रॉब्लम सेट ए में से भी आपने सॉल्व करना है अपनी खातिर। ठीक है, आपने अपनी खातिर इसको सॉल्व करना है। कोई सवाल समझ नहीं आता मेरे से पूछें, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारा इसका क्विज होगा। सर मैंने आपसे डिस्काउंट से रिलेटेड एक सवाल पूछा था। कौन सा डिस्काउंट से रिलेटेड बेटा? सर वो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स थी और सेलिंग प्राइस वाला था। ये कब पूछा आपने मेरे से सवाल? मुझे तो सवाल नहीं याद। सर रात को तकरीबन 8 बजे का टाइम था, रात को कल आपने मुझे रात। मैसेज किया था जी जी मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे, और वो मैंने कहा था क्लास में हल करवाऊंगा। जी सर। वो मैं करवा चुका हूँ। करवा चुके हैं आप? हाँ वो मैं करवा चुका हूँ, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो मैंने कहा सर, क्वेश्चन नंबर 2 में जो जौन सी एंट्री है 5 नंबर पे और 6 नंबर पे, वो वाली बात कर रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल वही। हाँ वो मैंने क्लास में करवा दिया हुआ है। लेक्चर पहले आपने अटेंड नहीं किया था लेक्चर? सर नहीं, मैं बाजार गया था। अच्छा चलो, फिर इस तरह करना, इस लेक्चर को ना जरा गौर से देख लेना। जब स्टार्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने उसको समझाया है। ठीक हो गया? ठीक है, थैंक यू सर। चले, मैं अब आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। आप लोगों के स्टूडेंट्स जो है ना वो क्लास में कम होते जा रहे हैं, ये दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड, और फिर इसका मसला पड़ेगा आप लोगों को। सर सर जी बेटा। सर वो सर सर शामिर आजा की सर प्रेजेंट लगा दें, उसका लाइट चली गई है, वो कह रहा था सर। किसकी? सर सैयद शामिर आजा की प्रेजेंट लगा दें सर, अच्छा उसकी लाइट चली गई थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब्दुल रहमान किधर है? बात परवेज, माइक ऑफ कर ले बेटा।
एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर हम क्लास लीव कर दें? बेटा मुझे अटेंडेंस लगा देना। ओके। अच्छा जी, आपकी क्लास में जो एब्सेंट हैं सैयद शाहमीर रजा, रमीज असगर, उबैदुल्ला खान। सर आपको सैयद शामिर रजा के मैंने बताया था, वो उसका नेट चला गया है सर, लाइट चली गई। रमीज असगर, उबैदुल्ला खान, मोहम्मद हमाद अनवर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलमान खालिद, इफ्तिखार अख्तर, गुलरुख, फैजान हसन, फहद कासिम, ये लोग एब्सेंट हैं जी। ठीक है, चलें जी बेटा, ख्याल रखिएगा, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। सर बात सुने, बेटा सर गुल सर रुकिया एब्सेंट नहीं लगाए हमारा जो वो कि क्विज वो है, चीज का मैसेज आया उसका मैसेज क्या प्रेजेंट ही वो है? कि लाइट नहीं आ रही सर, Excuse- वो भी ऑफ हुई है। जी excuse me, बेटा, sir। जी दुआ। यस सर सर, जो शबीर इज हमारा राइट। क्विज होगा शबीर, वो मतलब एलएमएस पे आप करवाएंगे या फिर आप हमें क्वेश्चन देंगे जो हमने सॉल्व करना होगा? मैं आपको बता दूंगा बेटा किस तरह होगा। ओके सर, ठीक। ओके, अल्लाह ओह हाफिज। ये, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज पीर। जी बेटा, यार हम की कर रहे हैं।